नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम सब यूनिट पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम स्ट्रेट लाइन पर बात कर रहे हैं। हमने उसमें आपको दो फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की जो हमने आपको बताया था कि 7 से ज़्यादा रूप हम पढ़ेंगे, जिसमें पैरामेट्रिक को हम सिर्फ अलग से क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें पैरामेट्रिक के साथ साथ हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके अलावा जो हमने 6 रूप आपको बताए थे, उनमें से 2, एक जब कभी 2 पॉइंट दे दे और आपसे पूछे कि अब बताओ फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण का रूप बताइए, तब हमने आप उसके बारे में बात कर ली। या फिर कभी 1 पॉइंट दे दे और स्लोप दे दे और आपसे उसके बारे में पूछते। लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं अभी हमें कुछ कमी लगी। हमें ये लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट लाइन, हम देख रहे हैं कि हर एक स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं किसी के ऑन द बिहाफ ऑफ एनी बेस, किसी बेस के आधार पर तो हम पढ़ते होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री की हम स्टार्टिंग करते हैं पॉइंट से। इसी तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के कई तरीके से अलग अलग रूप पढ़ रहे हैं। क्या ये सभी अलग अलग रूप किसी के आधार पर होते हैं, किसी से आते हैं या किसी पर नियोजित होते हैं? बिल्कुल उस फॉर्म को आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी सरल रेखा के मानक समीकरण को। जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, ऑल दैट इक्वेशंस that are the form of line is always behalf of the standard equations of straight line। जितनी भी लाइनें होती हैं वो सभी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की होती है उसके ही बिहाफ पर होती हैं, या कोई भी इक्वेशन हो। तो आज की क्लास में हम वही पढ़ने वाले हैं और उसी पर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कभी आपसे स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो हमने आपको जो पढ़ाया उससे अब हम बात बार बार करेंगे नहीं, उससे आपका टाइम खराब होगा और आप देखेंगे भी नहीं। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सिर्फ फिल्म वीडियो देखना। जब स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं तो हम 2 रूप पढ़ चुके हैं, एक 1 पॉइंट दिया, स्लोप दिया, या 2 पॉइंट दिए हो। लेकिन अगर कभी आपको स्ट्रेट लाइन में 1 पॉइंट दिया था, स्लोप दिया था, हमने आपको बताया था, या फिर कभी 2 पॉइंट दे देता था, इससे जो लाइन मिलेगी, इसके लिए हमने इक्वेशन आपको बताई थी। हमने आपको बताया कि जब 1 पॉइंट दिया हो और स्लोप दी हो तब आप लगाएंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। हमने प्रूफ भी किया, बाकायदा कैसे आया ये सब हमने देखा। जब 2 पॉइंट के बारे में बात हम करते हैं, जब हम 2 पॉइंट की बात करते हैं, तब हमने उसमें देखा कि 2 पॉइंट के लिए हम y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 पढ़ते हैं। जब हमने 2 पॉइंट की बात की तब हमने देखा कि हम उसके लिए y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 पढ़ते हैं। यही अभी जब हमने फॉर्म ऑफ लाइन की बात की तो हमने फॉर्म ऑफ लाइन में यही दोनों लाइनों की बात की। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन और उसके साथ साथ में जो सबसे लास्ट में रहेगी परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, इन सब पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को, एयरफोर्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो याद रखें कि आपका एग्जाम शायद 2-2.5 महीने में हो, 2 महीने में, अगस्त या सितंबर में जरूर करा देंगे। तो आप लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है तो ठीक, रिवीजन के लिए जरूरी है। अगर बिल्कुल नहीं आती तब तो आप पूरी से पूरी क्लासें देखें, सभी क्लासें देखें। जितने भी स्ट्रेट लाइन पर हम क्वेश्चन सभी कराएंगे, पहले इनका बेसिक देखते हैं, बेसिक के साथ हर एक कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन बताते जाते हैं। इसके बाद में जो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सभी हम कराएंगे, एक साथ वो सब कराते हैं, जैसे कि हमने पॉइंट में भी देखा था। अब जब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी रेखा का मानक समीकरण क्या होता है। हमने आपको बताया था कि कोई भी रेखा हो, अगर वो लीनियर फॉर्म में है, तब उस लीनियर फॉर्म की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अभी हम इसको प्रूव करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि x के जो कोएफिशिएंट, x का गुणांक जो a है या y का कोएफिशिएंट जो b है, ये क्या है और कैसे आते हैं। फिर आगे हम इसी की मदद से इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, हिंदी वाले देखें, इसको हम बोलते हैं कि किसी भी रेखा का मानक समीकरण, इसको बोलते हैं किसी भी रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण। जब हम मानक समीकरण की बात करते हैं
या फिर रेखा के अंतःखंड के रूप की बात करते हैं, तब हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। हम आपको अभी इसका प्रूवमेंट कराएंगे। इसके बाद इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करेंगे। जो a होता है वो x इंटरसेक्ट होता है और जो b होता है वो y पर काटा हुआ इंटरसेक्ट होता है। मतलब a जो होती है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है और जो y होती है वो b पर चली गई दूरी होती है। हम आपसे इन दोनों इक्वेशंस की मदद से प्रवणता निकालना सिखाएंगे। वैसे जब हमने पिछली क्लास में बात किया था तो हमने आपको बताया था कि अगर कभी इफ द 2 पॉइंट्स आर गिवन देन वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट देन वी यूज द फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि कभी 2 पॉइंट दिए जाते थे और हमसे पूछ देता था कि आप प्रवणता निकालो तो हम निकाल लेते थे। कभी 1 पॉइंट दिया होता तब भी हम निकाल लेते थे, m बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। लेकिन उससे एक इक्वेशन फॉर्म आती थी। उसी से कहीं ना कहीं जब इक्वेशन दी हो और आपसे प्रवणता की बात कर दे तब हम कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने अगर 9th 10th में पढ़ भी रखा होगा कि प्रवणता की जब बात करता था तो माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, जिसे हम याद रखते थे माइनस a अपान b। मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आगे माइनस लगा देते थे। m इज इक्वल टू माइनस a अपान b अगर आपने पढ़ा हो तो। आज की क्लास में पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, उसके बाद में इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन। फिर हम बता चुके हैं आपको जैसे जैसे जिसके साथ साथ हम जैसे ग्रेडियंट प्रवणता की बात कर रहे हैं तो हम इन लाइन से प्रवणता निकालना भी सीखेंगे। इसके बाद में तो तीसरी इक्वेशन रहेगी परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, इसके बारे में आपने बहुत आसानी से सुना होगा, जो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। यह भी एक तरीके से जो x इंटरसेक्ट और y इंटरसेक्ट वाला भी हमने आपको पढ़ाया, मतलब इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाई। हम उसी की मदद से विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन वी प्रूव द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। हम इंटरसेक्ट अंतःखंड रूप का जो रेखा का समीकरण होता है उसकी मदद से लंब रेखा का समीकरण प्रूव करेंगे। इसको हम लंब रेखा का समीकरण बोलते हैं। याद रखिएगा, जहां जो ये अल्फा होता है ये किसी भी जो लाइन होती है उस पर डाले गए लंब का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव होता है। पी जो होती है उस ओरिजिन से उस लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे जब कभी आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन में अल्फा क्या है और बीटा, अल्फा क्या है और पी क्या है, तब आप याद रखेंगे कि अगर हमने मान लिया कि अभी कोई लाइन इस टाइप से जा रही है, अब आपको यह भी पता है कि जब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता है कि लाइन जरूरी थोड़ा ना इसी तरीके से, ये लाइन इस तरीके से भी जा सकती है, लाइन इस तरीके से भी जा सकती है और ये लाइन इस तरीके से भी जा सकती है। मतलब हर एक वो लाइन जो यहां से समान दूरी पर होगी, अब यहां से जो समान दूरी पर होगी, हो सकता है ये भी हो, जितनी भी एक मान लीजिए सर्कल, आपने पढ़ा हो कि जो सर्कल होता है, अगर सर्कल के किसी पॉइंट से अगर उसके जो पाथ होता है उसकी दूरी समान होती है तो हम इसे इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। तो आपसे अगर कभी सिर्फ p की बात कर दे तो p के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ p वी ड्रॉ इनफाइनाइट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इनफाइनाइट जो है लाइन बना सकते हैं, रेखाएं बना सकते हैं। लेकिन मजबूरी यहां है कि उसने एंगल बोल दिया अल्फा। अब ये क्लियर हो गया कि जो लाइन है वो इस टाइप से जाएगी जिसकी दूरी यहां से तो p होगी, क्योंकि यहां से p वाली दूरी तो कई रेखाएं बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, क्योंकि इस p का मतलब ही है कि जो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, किस ऐसी एक रेखा की लंबाई जिसका ओरिजिन से उस लाइन की तक की जो लंबाई होती है, इसी दूरी को हम p से डिनोट करते हैं। मतलब इसी स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट, इस ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम p से डिनोट करेंगे। अगर हम इसको p से डिनोट करेंगे तो आप ये बताओ, इसे भी तुम p से डिनोट कर सकते हैं, इसे भी p से डिनोट कर सकते हैं, इसे भी p से डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन है, इसलिए उसने कंडीशन लगा दी इफ द एंगल इज अल्फा। अगर एंगल अल्फा है तो एंगल अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ होगा। आप याद रखेंगे कि जो अल्फा होगा, हम जब इस लाइन की बात करेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो अल्फा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका एक्स एक्सिस के साथ झुकाव है, और जो p होगा ये डिस्टेंस होगी ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन की, जिस स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो आप याद रखिए, हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में हम एक बार इंट्रोडक्शन में कुछ बता चुके हैं कि x, x1, x2, y, y1, y2
0 0 0 सॉरी 1 1 1, x x1 x2 y y1 y2, और इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात भी कर चुके हैं। अगर हम बात कर चुके हैं इसी के, लेकिन हमने आपको कहीं देखा सा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा कि इसको हमने पिछली क्लास में कहीं पढ़ा है। हाँ, आपने बिल्कुल इसको पिछली क्लास में पढ़ा है, बस अंतर वहां ये था कि वहां 1/2 था और बराबर 0 था। ये था जब 3 पॉइंट कॉन्ग्नेट, जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते थे, जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते थे तब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे। और हमें यह बात पता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तब उन ट्रायंगल का एरिया हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो मतलब तीनों पॉइंट एक रेखा पर स्थित है। अगर तीनों पॉइंट एक रेखा पर स्थित है तब कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं। इसलिए हम क्वेश्चन को देते हैं धोखा और हम लिखते हैं कि हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो क्वेश्चन नाराज होकर हमसे पूछता है कि भाई ट्रायंगल का एरिया निकालोगे कैसे जब हमने ट्रायंगल बनाया ही नहीं। तो हमने कहा सुनो, सबूरी करो, रुक जाओ जरा, देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपका कहने का यही तो मतलब है कि अगर इस स्ट्रेट लाइन से ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया 0 होगा। अगर इसका एरिया 0 होगा, वही बात तो हमने लिख दी कि हम ट्रायंगल तो निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन एक मिथ होगा, एक झूठ होगा, जो हमने लिख लिया। लेकिन हमें पता है कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, सररेख है, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एरिया 0 आएगा। ये बात आप याद रखेंगे। इसी की मदद से हम किसी भी लाइन का डिटरमिनेंट फॉर्म निकालेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन की। हमने आपको बताया कि जिस तरीके से मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी चीज हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेट होती है। इसी तरीके से जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन एक तरीके से अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पर पढ़ता है, जिसे हम लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी बेस पर पहुंच जाते हैं। अब जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि कभी 1 पॉइंट दिया हो, कभी स्लोप दी हो, कभी 2 पॉइंट दिया हो, तो उनसे अगर हमें कभी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, उस पर हमने बात की। उसी की मदद से आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन निकालेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन की मदद से उन इक्वेशंस को भी निकाल सकते थे जिनको हमने पहले निकाल लिया। ये हमारा तरीका था कि हमने 2 पॉइंट से हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाएंगे। आप अपना तरीका प्रयोग करिए, वो तो अपना अपना तरीका होता है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से 2 पॉइंट वाली इक्वेशन पर जाइए, आपका जो मन हो आप वो करिए। हम ये करने जा रहे हैं कि हमने जो 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाली थी उसी से हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन निकालेंगे। मतलब जो अगर कभी किसी भी लाइन के 2 पॉइंट दिए होते थे, और हमने आपको यह भी बताया कि लाइन कम से कम 2 पॉइंट होंगे तभी पॉसिबल है। वैसे तो लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट भी होंगे तो लाइन पॉसिबल है। अगर 2 पॉइंट से लाइन पॉसिबल है तो उसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर 2 पॉइंट x1 y1 और दूसरा x2 y2 हो, अगर एक पॉइंट x1 y1 दूसरा पॉइंट x2 y2 हो और हमें इनकी इक्वेशन चाहिए हो, तो हम इसको पढ़ चुके हैं और इसको प्रूव भी कर चुके हैं। तो अब हमें प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम, हिंदी में बोले तो कार्तीय तल निर्देशांक पर अगर शो करना चाहें तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि एक लाइन है। अब अगर यहां पर पॉजिटिव है x, यहां पर भी x पॉजिटिव है, यहां पर y भी पॉजिटिव है और यहां पर भी y पॉजिटिव है, तो ये बात तो डिसाइड हो गई कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं यही कहीं होंगे। मतलब इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो पहले ही कोऑर्डिनेट में होगा, मतलब पहले चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एब्सिसा भी पॉजिटिव है, भुज भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट कोट भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं जो लाइन की हम बात कर रहे हैं तो वो लाइन इस टाइप से रही होगी, जिस पर 2 पॉइंट x1 y1। अब आपको पता है कि जब हम पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट किस टाइप से बनाते हैं कि पॉइंट जो होता है वो द इंटरसेक्शन प्लेस ऑफ एनी ऑर्डिनेट x1 एंड y1। किसी भी x1 और y1 का जो इंटरसेक्शन वाली जगह होती है उसी को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो इसको हम x1 y1 लिख सकते हैं और इसको हम x2 y2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां तक मान लीजिए x1 चले थे, ये y1 चले थे, ये जहां पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट किए इसी को हमने पॉइंट P माना, इसको हमने पॉइंट Q माना, क्योंकि ये लेंथ रहेगी वो y2 रहेगी और ये वाली लेंथ Q x2 रहेगी। ये सब हम पॉइंट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक में बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब हम इस पर ज्यादा बात ना करके आपको इस थ्योरम की बात करेंगे जो हमने अभी प्रूव किया था। हमने आपको प्रूव करके फार्मूला बताया था कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 कैसे आया था। अगर आप इसमें देखें, अगर हम इसको थीटा मान लें तो आप देखेंगे कि टेन थीटा बराबर
अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखेंगे पूरा y2 इतना y1, तो बचा हुआ ये जो होगा ये होगा y2 माइनस y1। अगर आप इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक पूरा x2 इतना x1, तो बचा हुआ ये x2 माइनस x1। अब आप एक बात बताओ कि हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर दो आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ऐसी हर एक आकृति रेक्टेंगल होगी। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री है, अब दो साइड हमें पता है और दोनों साइडें अलग अलग हैं, अब हम ये चेक कर लें कि अगर दोनों साइडें अलग अलग हैं मतलब ये x2 माइनस x1 है, ये y1 है। अब आप बताओ अगर ऐसा हो जाए कि x2 माइनस x1 ये वाला भी हो जाए और y1 ये हो जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। लंबाई लंबाई के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई चौड़ाई की बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप ये बताओ ये x2 माइनस x1 ये y1 हो गया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चारों एंगल इसके 90 डिग्री हैं। अगर किसी भी रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों एंगल 90 डिग्री होंगे तो ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, दैट कैन बी प्रूव्ड कि जो 90 90 90 90 सम 360 दो साइडें आपस में अलग अलग, तो रही बची दो साइडें आपस में बराबर होंगी। तो ये x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, ये y1, ये y1। इसी से हमने प्रवृत्ता m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 निकाली थी। तो अगर आप ध्यान दें तो इसको हमें पता है कि हम यहीं से निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और इसी tan थीटा को हम m लिखते थे। अब यहां पर हम m लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको देखेंगे कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब आप बताओ कि हमने जो m बराबर जो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 लिखा था। हमने आपको बताया कि जब कभी दो पॉइंट दिए होते थे और हमें उनकी प्रवणता बात करनी होती थी तो हमें पता होता था, हम इस तरीके से निकाल भी चुके हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है और बेस x2 माइनस x1 है। वहीं तो ये बात कर रहे हैं। अगर इसका मान tan थीटा होगा, हमें यह भी पता है कि जब कभी हम इंक्लिनेशन पढ़ते थे, झुकाव पढ़ते थे, उसके साथ जब tan लेते थे तो वही tan थीटा ग्रेडियंट प्रवणता का काम करता था। अगर वही प्रवणता का काम करता है तो m इक्वल टू tan थीटा होगा। तो यहां पर हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वही हमने लिखा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अगर हमने आपको याद हो तो हमने बताया था कि जब कभी एक पॉइंट दिया हो और उसकी स्लोप दे दे तो हमने आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप दाएं मतलब बाएं तरफ लेफ्ट साइड में y को रखें, बाकी जितना भी कचरा है सब दूसरी साइड लिए जाओ। हमने आपको बताया था। लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन चाहिए। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन चाहिए तो इसका मतलब होगा कि बराबर में 0 रखो, बाकी सब इधर ले आओ। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो लाइन होती है, मानक समीकरण होता है रेखा का, वो ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन के बराबर होता है। और अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि जब कभी हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, वो लीनियर इक्वेशन एक घाती हो या द्विघाती हो, तो आपको याद हो कि हम उसको लिखते हैं कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और हमें चाहिए इसी, ये तो द्विघातीय समीकरण हो गई, लेकिन जब कभी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो ये दोबारा टर्म ना होके यहां इस टाइप से हो सकता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी लीनियर इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में जानते हैं और हमें इसी टाइप में लाना है। तब आप देखो कि अगर हम इसको हल करें तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस mx1, जो कुछ भी है बराबर 0 कर लो, बाकी सब एक साइड लिया mx। अब आपको बताएं, इसको हम एक तरफ लाएंगे क्योंकि हमें फॉर्म चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लीनियर इक्वेशन। तो आप सब उठाकर इधर ले आओ, mx माइनस का प्लस y माइनस y1 और प्लस mx1 बराबर 0। अब आप इससे चाहें तो m कॉमन ले लें। अभी m कॉमन नहीं लेंगे, हम इसको लिखेंगे mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1 बराबर 0। हमने क्या किया कि माइनस से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तब आप देखेंगे कि mx बचा, इस y में पॉजिटिव था, माइनस से डिवाइड किया तो माइनस y हो गया, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहां पे प्लस y1 हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। ये तो आपको पता होगा कि जो चीज प्लस में होती है अगर हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो माइनस बन जाती है, और अगर वो माइनस होगी तो वो प्लस बन जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर। तो आप अगर इस बात को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि mx
माइनस वाई प्लस y1 बराबर माइनस mx1 बराबर 0। और आपने लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पढ़ रखी है। तब आप बताओ जितना भी कचरा है सिर्फ ax और by को छोड़ के जितना भी है सब कुछ आप उठा के c में लिख दो, सब कुछ उठाकर c में लिख दो। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि mx माइनस बाई प्लस y1 माइनस mx1। अब आप देखेंगे कि हमने लिखा है कि mx, दूसरे पेज में लिख लेते हैं, mx माइनस वाई प्लस y1 माइनस m इंटू एक्स माइनस 1, m इंटू एक्स 1। अगर हम इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन कराएं तब आप देखेंगे कि जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है। अगर आप देखेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है, वो बात अलग है कि यहां पर a की जगह m है, b की जगह -1 है और c की जगह y1 माइनस m इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स 1 है। मतलब जो भी हमने 2 पॉइंट के लिए लाइन पढ़ी थी जिससे हम इक्वेशन निकाल रहे थे उसकी मदद से हमने देखा कि अगर हम चाहें तो लीनियर इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं और हमने वही किया। अब आप अगर यहां देखेंगे तो a का मान m है, b का मान -1 है और c का मान y1 माइनस m इंटू एक्स 1 है। तो आपको कोई भी लाइन हो सकता है कि कभी दे दे कि 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, 6x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, कुछ भी करके आपको इक्वेशन दे सकता है। अब हमने इतना सब किया तो ये किस लिए किया, इससे हमें निकालना क्या है। अगर आपसे कभी इससे कुछ निकालने के लिए बोलेगा तो आपसे बोलेगा कि इसकी ग्रेडियंट प्रवणता बताओ। आपको अगर इसकी प्रवणता की बात की जाए तब आप यहां देखेंगे कि अगर हम इसकी कभी प्रवणता की बात कर दें तो आप यहां से देखो कि अगर हम प्रवणता की बात कर दें तो आप याद रखना कि जो हमने इक्वेशन देखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन ax प्लस बी बाई प्लस c बराबर 0, इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन दी हो, अगर मान लीजिए एग्जांपल लिख लेते हैं हम 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 और आपसे बोल दे कि इस लाइन की ग्रेडियंट प्रवणता निकालो, आपसे बोल दे कि इस लाइन की प्रवणता निकालो जो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तब आप क्या करेंगे कि इसके लिए लिखेंगे कि m इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक वटे y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, m इज इक्वल टू माइनस a अपान b। जो m मतलब किसी भी स्टैंडर्ड लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी, जो प्रवणता होगी वो होगी x का गुणांक बटे y का गुणांक। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। सिर्फ और सिर्फ हमारा समझाने का ये मतलब था कि अभी तक हमने ये सब तो पढ़ ही लिया था कि अगर कभी 1 पॉइंट दे, कभी 2 पॉइंट दे और प्रवणता कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर कभी स्टैंडर्ड लाइन दे दे और आपसे कहे कि प्रवणता के बारे में बताओ, तब आप लिखेंगे m बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, या फिर आप याद रखेंगे माइनस a अपान b। अगर इस लाइन की हम प्रवणता की बात करें तो आप निकालेंगे m बराबर माइनस एक्स का गुणांक मतलब -3 बटे y का गुणांक 4, या आप इसको लिख सकते थे कि ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। तब आप देखेंगे कि a की जगह 3 है, b की जगह 4 है और इसीलिए -3 बाई बटे 4 आंसर आया। इसी को तो हमने लिखा है m बराबर माइनस a अपान b। तो किसी भी स्टैंडर्ड लाइन, कोई भी स्टैंडर्ड लाइन हो, अगर उसकी इक्वेशन दी है और आपसे कभी पूछ दे कि इसकी प्रवणता बताओ तो आप आसानी से निकाल लें। अब हम आपको बताएं, सेकेंड फॉर्म पर चलते हैं, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी रेखा का अंतःखंड रूप। अगर आपने कभी भी किसी रेखा का अंतःखंड रूप की बात हमने की होगी या आपने कभी पढ़ रखा है तो आपने देखा होगा कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 होता है। x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 होता है। क्यों होता है? अगर इस बात को हम देखना चाहें तो हम देखेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अगर हमें a पॉइंट और b पॉइंट 2 पॉइंट दिखाने हैं, अगर हमें कहना है कि x पर हम कुछ दूरी चले और b पर कुछ दूरी चले, लेकिन हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट x, y नहीं चाहिए,
हमें चाहिए ऑन द एक्स एक्सेस एंड ऑन द वाई एक्सेस, हमें एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर ही पॉइंट चाहिए। तब आप क्या करेंगे, अगर इस पर हम ए चले तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ए कामा 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट में हम पहले एब्सिसा लिखते हैं और बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो अगर एब्सिसा पहले लिखोगे तो इसे लिखोगे ए कामा 0, क्योंकि हम इस पर ऑर्डिनेट कोड चले ही नहीं। यही ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं 0 कामा बी। अगर आपसे हम कभी कहें कि आप एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड और वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड से एक लाइन बनाइए, तो आप वो जो लाइन बनाएंगे वो लाइन इस टाइप से होगी। अगर वो लाइन इस टाइप से होगी तो हमें नहीं लगता कि यहां तक कुछ समस्या होगी। 0 कामा बी, ए कामा 0। अगर कभी आपसे इसकी इक्वेशन पूछी जाए तो आप इसको आसानी से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 पॉइंट दिए हैं और दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें चाहिए। हमें चाहिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस 2 पॉइंट्स, जो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, उस रेखा का समीकरण चाहिए। तब आपको वही पता है कि इसको हम अगर x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x1 माने, इसको y1 माने, इसको x2, इसको y2 माने, तब हम जानते हैं कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आप बताओ x1 की वैल्यू जो है, y1 की जो वैल्यू है वो है b, और जो y2 की वैल्यू है वो है 0, और y1 की वैल्यू है b अपान x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू a, x1 की वैल्यू 0, x माइनस 0। अगर आप यहां से देखेंगे तो देखेंगे माइनस b बराबर माइनस बी एक्स, और इस a का इधर गुणा हो जाएगा, तब आप देखेंगे bx माइनस ए वाई बराबर ए बी। माइनस ए बी, सॉरी यहां से आपको देखना पड़ेगा, इसको आगे पेज में लिखते हैं, ए बाई माइनस वी बराबर माइनस बी एक्स। अब आप अगर इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि ए वाई माइनस ए बी बराबर माइनस बी एक्स। अब ए बाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी। अगर ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हम देखेंगे कि ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो नीचे बचेगा वाई बाई बी, इसके बटे एक्स बाई ए बराबर 1। हमने आपको यही तो इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन बताया। अब आप ध्यान देंगे कि जो इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन आई, इसमें ए क्या है, बी क्या है, तो आप याद रखेंगे कभी ए की बात की जाए तो ए जो होगा वो एक्स इंटरसेक्ट होगा, मतलब एक्स पर कटा अंतःखंड, और जो बी होगा वो वाई इंटरसेक्ट होगा। इस चीज को एग्जांपल से और देखेंगे हम एक। अगर आपको कभी x बटे 4 प्लस y बटे 5 बराबर 1 दे दे और आपसे कहे कि इसमें x इंटरसेक्ट और y इंटरसेक्ट के मान बताओ, तो आप आराम से बताएंगे कि x इंटरसेक्ट 4 होगा, y इंटरसेक्ट 5 होगा। और कभी कभी ये पूछ देता है कि a प्लस b का मान बताओ, या कभी कभी पूछ देता है कि x इंटरसेक्ट प्लस y इंटरसेक्ट बताओ, तब आप क्या करेंगे, x इंटरसेक्ट 4 लिखेंगे, y इंटरसेक्ट 5 लिखेंगे और 9 लिख देंगे। लेकिन लाइन जो है वो x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 की फॉर्म में होनी चाहिए, इसी फॉर्म में होनी चाहिए, तभी होगा। तो अभी आप इस पर जब क्वेश्चंस और करेंगे तब और देखेंगे किस टाइप से लाइनें फॉर्म हो सकती हैं। हम अभी सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन कहां से आया। उसको हमने देखा कि हम जब 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण लेते हैं, उसमें प्रवणता को अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं कि सब कुछ अगर हम एक तरफ कर दें तब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन मिलती है। बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब इसको उठाकर लाते हैं बराबर 0 लिखते हैं तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन बनती है। वही फिर हमने आपको बताया कि अगर हम इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करें तब उसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन की मदद से हमने इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन को प्रूव किया। अब हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन की बात करेंगे। अब हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन किसी भी रेखा का लंब रूप समीकरण, या हम कह सकते हैं कि लंब रूप रेखा का समीकरण। अगर आप इसको देखें तो हमें पता है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है।
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी होता है। ये अभी तक हमें पता है, रिजल्ट पता है। अब ये कहां से आया इस चीज को हमें देखना है। जब आप देखोगे कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, तब आपको यह बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, कुछ समझ में आनी चाहिए कि जो एक्स और वाई है ये कोई भी पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट हैं जो हर एक कोऑर्डिनेट में, चाहे वो कोऑर्डिनेट फर्स्ट हो, पहला निर्देशांक हो, दूसरा हो या तीसरा चौथा, सब में घूमेगा। जो P है ये P उस लाइन की उस ओरिजिन से दूरी को डिसाइड करेगा। जो अल्फा रहेगा ये अल्फा उस लाइन की, जिस हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, जिस लंब की बात कर रहे हैं, उसका एक्स एक्सिस के साथ झुकाव होगा। इस बात को अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम आपसे कहें कि कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसकी ओरिजिन से दूरी जो है P है, मतलब ओरिजिन से लंबवत दूरी कुछ मान लीजिए 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, तब आप क्या करेंगे, अगर किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की, ओरिजिन से किसी भी लाइन की दूरी अगर आपको दी है, अगर आपसे बोल दे कि इस लाइन को आप इस कार्टेशियन सिस्टम पर शो करिए, तब आप क्या करेंगे। अगर हमने बोल दिया कि माना कि अभी P डिस्टेंस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब अगर आप इस P की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस कार्टेशियन सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आप खींच सकते हैं। इसके अलावा भी आप दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में भी एक स्ट्रेट लाइन से खींच सकते हैं जिसकी दूरी P होगी। लेकिन अगर उसने ये बात बोल दी कि आप एक ऐसी लाइन खींचिए जो लाइन ओरिजिन से P की लंबवत दूरी पर हो, मतलब ओरिजिन से जब हम परपेंडिकुलर डालें दैट इज P, और यही P एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण भी बनाए, तब आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं, दैट इज ओनली इट। सिर्फ और सिर्फ केवल एक लाइन खींच सकेंगे जो ओरिजिन से, ओरिजिन आपको पता है कि 0,0 होता है, इससे P दूरी पर होगा और साथ साथ में एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाएगा। इसके अलावा कोई लाइन आप नहीं खींच सकते। और इसी लाइन के इक्वेशंस की हम बात करें तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि जब कभी हम इंटरसेक्ट फॉर्म की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि इस पॉइंट को हम a,0, इस पॉइंट को हम 0,b मानते हैं और इससे हम इंटरसेक्शन फॉर्म ऑफ लाइन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हमने बताया कि हम जितने भी या स्टैंडर्ड फॉर्म रही हो या इंटरसेक्शन फॉर्म रही हो, सभी को हम 2 पॉइंट से जाने वाली जो लाइन के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा उसी से निकाल लिया। अब अगर हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन की बात करें तब भी हम कहीं ना कहीं हद तक उसी चीज को देखेंगे कि परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन होता है किसी भी रेखा का लंब रूप समीकरण से, मतलब होता है कि अगर इसके ओरिजिन से हम एक कोई पॉइंट या लंब कोई रेखा खींचे जो इस स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब आप बताओ कि अगर कभी स्ट्रेट लाइन पर आप लंब खींचते हो तो उसके दोनों साइड में 90-90 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर कोई भी रेखा खींची जाती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो खुद 180 डिग्री बनाती है। अब एक साइड का 90 है तो दोनों साइड का सम करोगे तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब आपको अगर ये सब पता है तो आप ये देखेंगे कि ये जो लंबाई होगी ये a होगी, ये जो लंबाई होगी ये लंबाई b होगी। अगर हम इसको अल्फा मान लें तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि ट्रेंगल ए, पी, सी और बी, आप देखेंगे कि ट्रेंगल ए बी पी और ट्रेंगल ए पी सी परपेंडिकुलर सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि जब हम AC की बात कर रहे हैं इसके एंगल प्रॉपर्टी से ये सिमिलर होंगे, इसका ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर। अब हम देखेंगे अगर दो एंगल बराबर है, दो साइडें बराबर हैं, तब ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अब आप देखो हम इसमें लगाएं cos अल्फा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें एक इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए जिसका परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन की जो बीच डिस्टेंस है वो P है। अगर आपसे हम कहे कि ये 90 है तो ये कर्ण होगा। अब आप बताओ कि cos अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बेस, cos अल्फा के अगर बेस की बात करोगे इस वाले इक्वेशन में हम लगाएंगे sin अल्फा। sin अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब होता है P, परपेंडिकुलर है P और जो हाइपोटेनस कर्ण है वो B है। अब यही दूसरे वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे, ये फर्स्ट ट्रायंगल में हमने देखा, कोई दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में cos अल्फा बराबर बेस
अपान हाइपोटेनस, बेस अपान कॉस अल्फा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस। जो बेस रहेगा वो पी रहेगा और हाइपोटेनस जो रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, अब आप देखो कि हमने जब इसमें साइन अल्फा लगाया, इसमें कॉस अल्फा लगाया, तो देखा कॉस अल्फा जो होता है वो कहता है कि आधार बटे कर्ण। इसमें जो आधार है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, अब इस 90 के सामने कर्ण है, ये आधार होगा, ये लंब होगा। अब आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण। अब आप देखो, अगर इन दोनों को हम हल करना चाहें तब हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइन का इंटरसेक्ट फॉर्म होता है वो x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 1 होता है। अगर x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 1 होता है, तब हम जानते हैं कि जो b है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे b बराबर p कोसेक अल्फा। हमें तो नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, क्योंकि b इसको ऊपर लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो p अपान साइन अल्फा। p अपान साइन अल्फा को अगर हम रिवर्स करेंगे, 1 अपान साइन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला होता है कोसेक अल्फा। 1 अपान साइन अल्फा बराबर होता है कोसेक अल्फा। अब हम यहां देखेंगे कि b बराबर p कोसेक अल्फा आया। इसी तरीके से जब हम यहां देखेंगे तो हम यहां देखेंगे कि a बराबर p सेक अल्फा, क्योंकि 1 अपान कोस अल्फा बराबर सेक अल्फा होता है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि a जो होगा वो x पर काटा गया अंतःखंड होगा और जो b होगा वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा, मतलब ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। इसी को हमें अप्लाई करना है। x इंटरसेप्ट जो है वो दिया है a बराबर p सेक अल्फा और b बराबर p कोसेक अल्फा। और हमने विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन हम प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। अब हमें पता है कि इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 होता है। जो a है वो x अक्ष पर काटा गया इंटरसेक्ट है और y जो b है वो भी y अक्ष पर काटा इंटरसेक्ट है, काटा गया। जो भी हमने पीछे प्रोसेस किया, जितनी भी प्रक्रिया की, वो सभी a और b को निकालने के लिए की, क्योंकि a जो होगा वो x इंटरसेप्ट होगा और जो b होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। अब इसी को हम इसमें अप्लाई कर देंगे। हम देखेंगे x अपान p सेक अल्फा प्लस y अपान p कोसेक अल्फा बराबर 1। अगर हम इससे p कॉमन ले लें तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, और p कॉमन लेके इधर भेज दो, सेक अल्फा को फिर लिख दो कॉस अल्फा और कोसेक अल्फा को फिर लिख दो साइन अल्फा, क्योंकि 1 अपान कोसेक अल्फा बराबर साइन अल्फा और p इधर आ जाएगा। जो लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे उनको कम से कम इतना तो पता ही होगा कि 1 अपान सेक अल्फा बराबर कॉस अल्फा होता है, 1 अपान कोसेक अल्फा बराबर साइन अल्फा होता है। ये भी नहीं पता तो बहुत बड़ी समस्या है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। जो परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन हमें जिसे प्रूव करना था वो हमने कर लिया कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसी जरूरत थी हमें इसका प्रूव करें, इसको ना प्रूव करते तो कोई जरूरत नहीं थी। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी थी कि जो एक अल्फा आया, p आया, ये कैसे आया, कहां से आया। तो आप याद रखेंगे जो अल्फा होगा वो ये जो लंब हम खींचते हैं परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ झुकाव होगा। ये दिया जाएगा आपको बाकायदा, इस पर हम सवाल करेंगे। अगली क्लास में हम इसी पर क्वेश्चंस करेंगे, इन सब पर जितने भी हमने फॉर्म ऑफ लाइन देखे। जो p की हम बात करते हैं तो p जो होगा ये वो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन की, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ऑफ अल्फा। अल्फा झुकाव जरूर लिखना, विथ स्लोप अल्फा, जिसकी ढलान अल्फा है। ऐसे पी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको समझाया था कि जब कभी हम पी की बात करते हैं तो पी कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अभी हम सिर्फ उस पी की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर पी की लेंथ को माप रहे हैं जब अल्फा उसका एंगल दिया हो। आज की क्लास में हमने इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन देखा, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन देखा। अब अगली क्लास में हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे
सिर्फ और सिर्फ एक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बची है, जिसके बारे में बात हम एक अलग से क्लास में करेंगे, क्योंकि पैरामेट्रिक पर क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बनते हैं, थोड़े कठिन हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम एक क्लास पर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन देखेंगे और उस पर आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो कल की क्लास में जितने भी हमने फॉर्म ऑफ लाइन पढ़े इन सब पर क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्लास रहेंगी, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब करेंगे। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर भी करिए। वो एनडीए एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या फिर 11th-12th का हो, किसी भी क्लास का हो, जिस बंदे के ये टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और खासकर स्ट्रेट लाइन, उसको जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।